अर्थ ऑर्बिट को कवर कर रहे थे अपन, ठीक है। थोड़ी सी 2-3 पॉइंट लिख लेने जरा। सबसे पहले शायद अपन ने लास्ट टाइम किसी सैटेलाइट के बारे में लिखा था, कौन सा सैटेलाइट है वो, लिखना नोट। इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हिंदी में बोलेंगे भारत का प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह। भारत का प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कहानी क्लियर है? इज इक्वल्स टू भास्कर-1। एक लाइन छोड़ देना, नेक्स्ट लाइन से लिखना भास्कर-1। ये वो सैटेलाइट है जो एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग था। मतलब इससे रियल इंफॉर्मेशन नहीं ली हमने अर्थ की सरफेस की, बस चेक किया था कि ये काम कर पाता है कि नहीं कर पाता। क्लियर है कहानी? अब लिखना इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हिंदी में बोलेंगे भारत का प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह। जल्दी से बता दो, व्हाट इज द राइट आंसर? IRS। IRS को क्या बोलते हैं? IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हिंदी में बोलते हैं भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। इंडियन, इसको शॉर्ट में IRS बोलते हैं, पहले तो आप ये लिख लेना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रहेगा ये चीज? डैश करके लिखो 1988। कब लॉन्च किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, इंडिया प्लस USSR, इसकी हेल्प से किया था हमने। USSR रशिया, याद रहेगा? क्यों किया था हमने बता रहा हूं, केवल सुन लो। मैराइन एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए, समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, और इसी के बाद आएगा रियल वर्किंग करने वाला ओशियन सैट। कभी नाम सुना ओशियन सैट? तो आज अगर मैं बोलूं कि आज मैराइन एरिया में कितनी एल्गी है, मैराइन एरियाज में कितनी फिशेस हैं, बताओ इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कौन ट्रैक करके देता है? IRS ट्रैक करके देता है कि ओशियन सैट देता है? ओशियन सैट। आपने शायद नाम सुना कभी पीसी कल्चर? क्या होता है पीसी कल्चर? पक्का? अब आप मुझे बताओ कि पीसी कल्चर जो है ये कौन से रेवोल्यूशन में आएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ब्लू रेवोल्यूशन को सबसे ज्यादा पीक मिली है या हाईएस्ट ग्रोथ हमने ऑब्टेन करी थी ओशियन सैट सैटेलाइट के थ्रू। तो इसी के बाद ओशियन सैटेलाइट फंक्शनिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप कुछ भी मत लिखो, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लो, मैराइन एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए। मैराइन मतलब समुद्री गतिविधियों को पर नजर रखने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा IRS को क्यों हमने अपॉइंट किया था, कौन सी एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए? ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90% स्टूडेंट इसमें हाथ खड़े कर देते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अच्छे से देख लो। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा है? इंडिया का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्टा। लेकिन वो कैसा सैटेलाइट था? एक्सपेरिमेंटल। उसी तरह से रिमोट सेंसिंग में भी दरअसल में एक एक्सपेरिमेंटल होगा और एक रियल होगा। एक्सपेरिमेंटल कौन है? आपको कल मेरे को बताना है कि भास्कर-1 को हमने कब लॉन्च किया था,
किसी कंट्री ने क्या हमारी हेल्प करी थी, ये आप कल मेरे को बताना, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है जो आजकल बहुत चल रहा है। ये होमवर्क ही समझ लो आप। अब बात करते हैं नोट, फिर से जरा नोट डालना। और ये क्वेश्चन आजकल बड़े चल रहे हैं, इसलिए मैं अलग से बीच में इनको मेंशन करा रहा आपको। एक स्टेटमेंट लिखना, इसरो का सर्वप्रथम चेयरमैन या इसरो का सर्वप्रथम अध्यक्ष, मैंने बताया था ना अध्यक्ष नहीं होता है, चेयरमैन होता है। तो इसरो का फर्स्ट चेयरमैन कौन है? सबको पता है इसरो का फर्स्ट चेयरमैन। क्वेश्चन ये है कि इसरो का जो फर्स्ट चेयरमैन है, सॉरी वो डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप देखो वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा, मैं आपको बताता हूं कब से है कब तक। 62, मतलब रियल मायने में इसरो जो है 62, इनको स्पार के साथ है 71, कितना ईयर है लगभग लगभग 9। अब उसके बाद आप देखो उसके बाद कौन बनता है, उसके बाद कौन बनता, जरा इनका टाइम ड्यूरेशन देखो। क्वेश्चन यही है इस कल, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कल मेरे को बताना, कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, 2-3 चीजें बतानी है तो इसलिए मैं कल बताऊंगा। अब जरा आप इस लिस्ट में देखो, आपको सबसे ज्यादा जो है चेयरमैनशिप इसरो की किसके हवाले से मिलती है? कौन कौन से 2 लोग? शैलेश नायक की चेयरमैनशिप सबसे मैक्सिमम है कि सबसे मिनिमम है? आईएएस का क्वेश्चन है 2007 का, आईएएस 2007 का क्वेश्चन कि इसरो की सबसे मिनिमम चेयरमैनशिप किसकी थी, अच्छे से देख लो, याद रहेगा। और सबसे मैक्सिमम चेयरमैनशिप किसकी थी? ये 2 स्टेटमेंट मेंशन करो, ये इंटरव्यू तक में पूछते हैं कि मैक्सिमम चेयरमैनशिप ऑफ इसरो, हिंदी मीडियम ये लिख लेना, सर्वाधिक समय तक इसरो के चेयरमैन पद पर सम्मानित व्यक्ति, मैक्सिमम चेयरमैनशिप ऑफ इसरो। जिसने 12 ईयर सर्वाइव किया, व्हाट द राइट आंसर? सतीश धवन। और मिनिमम कौन हो जाएगा? आईएएस का क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कर लेने। अभी कौन इसरो का चेयरमैन है? सोमनाथ है, लिख लेना, करंट चेयरमैन सोमनाथ। मेरी थोड़ी सी एक ड्रॉबैक रहता है मेरे साथ में कि मैं करंट से ज़्यादा टच में नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना डाटा है बताने को कि यदि मैं करंट में और ऐड हो जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी क्लासें हो जाएंगी। सोमनाथ, याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि K7 को हटाकर अभी इसरो की चेयरमैनशिप किसने संभाली है, याद रहेगा ये चीज। अच्छा बताओ, जो इसरो का चेयरमैन होता है वो किसका भी चेयरमैन होता है? अच्छा ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, इसको साइड में आप जरूर ये चीज मेंशन कर लीजिएगा। मैंने देखा ये इंटरव्यू में बहुत से लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। जरा मैंने आपको एक कभी ऐसा कुछ बताया है कि आयोग के बारे में, कमीशन के बारे में? अरे भाई देखो, मैंने आपको बताया था अंतरिक्ष आयोग मतलब स्पेस कमीशन कब बना, ये तो सबको पता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? 1972, ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ जरा, आयोग के बाद में हमको एक चीज और बनानी होगी जो फंड देगा, जो नीतियों को रियल मायने में लागू कराएगा, कौन सी चीज होगी वो? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कब बना? ये भी इसी ईयर बना था। अब ध्यान से सुनेगा, अच्छे से देख लो, अंतरिक्ष आयोग मतलब स्पेस कमीशन, अंतरिक्ष विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या करता है? इंस्टीट्यूट पर को फंडिंग करता है। तो इंस्टीट्यूट कौन सा हो जाएगा? ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, इंस्टीट्यूट कौन सा है? इसरो। और इसरो कब बन चुका था? 1962 से ही बन चुका था, लेकिन रियल मायने में कब इस्टेब्लिश हुआ है इसरो के रूप में? 69। अब मेरे को आपको जो मेन चीज बतानी है इसको आप आराम से बना लेना कहीं, ध्यान से सुन लो। पहले बताओ इसरो का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? अब इसको आप भूल जाना, इसरो का फर्स्ट चेयरमैन ये थे विक्रम साराभाई, ये सबको पता है। अब जो चीज बता रहा हूं उसको लाइफ लॉन्ग याद रखना। जो इसरो का चेयरमैन होता है ना, अरे हाँ यार ना, जैसे अभी सोमनाथ चेयरमैन है इसरो के, वही
इसके भी चेयरमैन होंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि स्पेस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो जो करंट चेयरमैन है वही अभी रियल मायने में इधर चेयरमैन होंगे। जल्दी से बता दो, अभी स्पेस कमीशन के चेयरमैन कौन है बेटा जी? सोमनाथ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब और भी खतरनाक चीज, जो स्पेस कमीशन का चेयरमैन होगा वही इसरो का भी चेयरमैन होगा, और जो इन दोनों पोस्टों पर होगा, अच्छे से देख लो, वो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होगा। डिपार्टमेंट में वो कौन से पोस्ट पे होगा? सचिव। सचिव मतलब सेक्रेटरी। कौन होगा सेक्रेटरी? ये चीज मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं इंटरव्यूअर, हालांकि ये मीम्स की चीज है, लेकिन प्रीलिम्स में भी आजकल आने लगे क्वेश्चन, कि सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन हैं, और कौन कौन सी पोस्टों पर हैं? तो जनरली हमारे मुंह से स्टेटमेंट निकलता है कि सर वो इसरो के चेयरमैन ही तो है करंट, और क्या। तो याद रखिएगा, जो भी इसरो का चेयरमैन होगा उसको ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करनी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको स्पेस कमीशन का भी चेयरमैन बनना होगा, और उसके जस्ट बाद में वो क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी सेक्रेटरी होगा। याद रहेगा ये चीज? हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, जो इसरो का पहला चेयरमैन था विक्रम साराभाई। हाँ सिंपल, वो तो 71 तक चलेगी ना गाड़ी, 71। आगे चलें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ठीक। अब देखो, लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको बताया, यहां से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीलिम्स के। अब आप इसको देखो बहुत अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इसमें से ज्यादातर चीजें आपसे बनेंगी। सबसे पहले आप जरा मेरी बात सुनना आराम से। जैसे मैं आपको ये चीज पूछूं कि आज इंडिया जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करता है, बताओ कहां से करता है लॉन्च? जो कह रहे हैं वीएसएससी, वीएसएससी से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च होते हैं। लॉन्चिंग रॉकेट के टिप में क्या रखते हैं हम? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और उनको लॉन्च करते कहां से? पक्का? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का लॉन्च सेंटर कौन सा है? हाँ, जल्दी से बताओ, इंडिया का लॉन्च सेंटर या इंडिया का लॉन्च पैड कौन सा है? सबको पता है, अच्छे से देख लो, जो चीज मेरे को बतानी थी आपको। चाइना का लॉन्च सेंटर कौन सा है? केवल देख लो, कभी नहीं आएगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? 1958 में बनी थी। नासा जो है कहां से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करती है? कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कहां पर है? केव कैनेवरल में, और ये केव कैनेवरल कहां है? फ्लोरिडा। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ हमने आर्यभट्ट को खुद लॉन्च किया था, यहां से लॉन्च किया था कि रूस की हेल्प से? तो रूस में कहां पर? और बैकानूर में कौन सी जगह थी? मैंने आपको बताया था कापुस्तिल यार। याद रहेगा ये चीज? तो यहां पर रूस बैकानूर लॉन्चिंग सेंटर है। और अब अच्छे से देखो, यूरोप जो है उसका सेंटर कौन सा है? कोरू प्रक्षेपण केंद्र या कोरू लॉन्च सेंटर, जो कहां पर है? फ्रेंच गुयाना। तो आप एक काम कर लो, अमेरिका, रशिया और यूरोप, ये तीन के लॉन्च सेंटर या लॉन्च पैड या लॉन्चिंग स्टेशन मेंशन कर लो। हाँ वही वही वही, अमेरिका, रशिया और यूरोप। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेड ऑफिस, अच्छा वो रहने दो, मैं अभी आगे क्लियर करता चलूंगा। अभी अगर ये वर्ड मिल जाए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका का लॉन्च पैड कहाँ है या अमेरिका का लॉन्च सेंटर कहाँ है? आपको केप कनेवरल फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर याद रखना है। इसी तरह से रशिया का जो है स्पेस सेंटर कहाँ है? बैकानूर। अगर मैं पूछूं यूरोप का कहां पर है, तो कोरू लॉन्च सेंटर।
ये समझ में आता है? लॉन्च सेंटर, लॉन्च पैड क्या कहलाता है? किसको लॉन्च करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। लेकिन बताओ क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिविजुअली जाएगा स्पेस में? हमको एक और चीज लेनी पड़ेगी, लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि पता आपको सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक बेसिक बेसिक पहले देख लो, उसके बाद तो आप खुद ही इन पे मास्टर हो जाओगे। भारत से, अच्छा इंडिया से पहले, इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉट कौन है जो स्पेस में गया था? इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया था, राकेश शर्मा, 1984 में गया था। सोयूज टी दरअसल में लॉन्च व्हीकल था और उसमें रशिया की हेल्प से हम गए थे। अब सुनना, मेन चीज जो बता रहा हूं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और बता सकते हो आप कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट जो जाएंगे स्पेस में, कुछ आइडिया आपको? तो जैसे अपन गगनयान करने वाले हैं, तो गगनयान में स्पेस में क्या जाने वाले हैं? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। तो जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग होते हैं उनको हम, इंडिया के लोग हम ये कहते हैं, एस्ट्रोनॉट की जगह ये वर्ड यूज करते हैं, व्योमनॉट। उसी तरह से चाइना में कौन सा वर्ड यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्री के लिए? अमेरिका में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अच्छे से देख लो, ये अंतरिक्ष यात्री को जो हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ये यूएसए का वर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रशिया में अंतरिक्ष यात्री को या एस्ट्रोनॉट को क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट। तो आजकल ये क्वेश्चन पूछते हैं, कॉस्मोनॉट क्या है? रूस का अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट क्या है? अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री। भारत का अंतरिक्ष यात्री क्या कहलाता है? तो फिर काफी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमने शुरू से सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही पढ़ा है। तो ये याद रखना। हाँ, क्या चीज? कंट्री एंड स्पेस ट्रेवलर या स्पेस ट्रेवलर पर्सन। हाँ, सोचो ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा ये तो बेसिक है, मतलब ये स्टैंडर्ड चल रहा है आजकल। अब सबसे खतरनाक चीज जिस वजह से मेरे को ये बताना पड़ा आपको, इंडिया की स्पेस एजेंसी तो सबको पता है, किस नंबर पे है लेटेस्ट में ये? बिल्कुल, तो थर्ड रैंकिंग में। तो फर्स्ट रैंकिंग में कौन सी है? ठीक है। सेकंड रैंकिंग में कौन सी है? इसको रॉस कॉसमॉस बोलते हैं हम, रॉस कॉसमॉस। जल्दी से बता दो, वर्ल्ड की थर्ड स्पेस एजेंसी कौन सी है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मेरे को बताना था आपको ये चीज, जरा जापान की स्पेस एजेंसी देखो, जाक्सा। दिमाग काम कर रहा है? अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है, मान लो ये एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट के ये अर्थ हो गया मान लो, तो अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है ये हमको क्या देगा? इमेजेस। इसी को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक, मान लो जिस दिन ये सैटेलाइट फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं होगा, जिस दिन ये सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा, जिस दिन ये सैटेलाइट पैन क्रोमेटिक कैमरे से इमेज को कैप्चर करना बंद कर देगा, बताओ फिर स्पेस में इसकी वैल्यू क्या है? स्पेस डेबरीज, हिंदी में कहेंगे अंतरिक्षी कचरा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब मेरे को एक बात बताओ, सोच समझ कर बताना, 1957 में कितने सैटेलाइट थे स्पेस में? हाँ, 1957 में कितने सैटेलाइट थे स्पेस में? थोड़ी बहुत भी आइडिया अगर कुछ हो तो। स्पुतनिक 1 ही भेजा गया था और फिर स्पुतनिक 2 भेजा गया था नवंबर में, मतलब 2 होंगे। लेकिन आज के समय पे तो लगभग 1000 10,000, मतलब ये पूरी तरह से हमारी अर्थ जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से दरअसल में क्या है, भरी पड़ी है। उसमें से बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट होंगे जो फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, मतलब वो क्या होंगे? स्पेस डेबरीज, अंतरिक्षी कचरा। मेरी बात अच्छे से सुनना, जापानीज स्पेस एजेंसी, क्या नाम है इसका? ये स्पेस डेबरीज को लाने के लिए मिशन कर रही है और पहला प्रोटोटाइप इसने पार भी कर लिया है।
मतलब ऐसे सैटेलाइट जो फंक्शनिंग ऑर्डर में नहीं है उनको फिर से अर्थ पे लेकर आई है जापानीज स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा। तो बस आप ये जाक्सा लिखकर इस रिलेटेड विद स्पेस डेबरीज, अंतरिक्षी कचरे से संबंधित, बस इतना मेंशन कर लो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? एक्टिव है। चलो अब जहां कल थे वहां पहुंचना है हमको, जब हमने कल लास्ट टाइम जो चीज क्विट करी थी। तो देखो कल हम पढ़ रहे थे कि अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज बता दो जल्दी से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कल यही चीज बताई थी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि इसकी वैल्यू क्यों है सबसे ज्यादा? इस चीज की वैल्यू, लो अर्थ ऑर्बिट की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है? तुम्हारे पास आंसर है, तुमने कल लिखे हैं ये चीजें। क्योंकि 400 की हाइट पर, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही आएगा, हम ये चीज छोड़ते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है, आप अच्छे से देख लो, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से कितनी हाइट पर है? 400 भाई। तो इंडिया मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे हमारे यहाँ का जो एस्ट्रोनॉट होगा, नाम बताओ जल्दी से, या किसी भी कंट्री का एस्ट्रोनॉट जो होगा, वो आपने सुना होगा स्पेस में पहुंचते हैं और स्पेस में रहकर रिसर्च करते हैं। तो स्पेस में पहुंचना और स्पेस में रहकर रिसर्च कहाँ करते हैं? खुले में करते हैं कि किसी अपरेटस के अंदर करते हैं? इसी को तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। मतलब जब भी आप वर्ड सुनते हो कि स्पेस रिसर्च की जाती है, तो स्पेस रिसर्च हमेशा इसके अंदर रहकर की जाती है। तो अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट पे कौन पहुंचते हैं? एस्ट्रोनॉट, व्योमनॉट, जो भी हैं लोग पहुंचते हैं और इसके अंदर रहकर स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कल्पना चावला, इसी के अंदर रहकर उन्होंने स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी करी थी। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर दरअसल में, ये दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसके अंदर में दरअसल में बड़े बड़े कंपार्टमेंट होते हैं कि इजीली जो है एस्ट्रोनॉट अंदर रह सके और स्पेस रिसर्च कर सके। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जैसे ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये इसके अंदर से निकले और इसके अंदर से निकलकर इसका एक सिरा जो है डोर, मतलब रस्सी से अपने को इधर बांध ले और एक सिरा ये मान ले, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकता है, स्पेस में खो सकते हैं। तो फिर अगर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलकर बाहर, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये पोजीशन कहलाती है स्पेस वॉक। क्या कहलाता है? कल मुझे आप बताओगे स्पेस वॉक करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन सा था? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेस वॉक करने वाला फर्स्ट पर्सन। मतलब जनरली हमको लगता है स्पेस वॉक करना मतलब स्पेस में चलना। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्पेस में हर एक चीज क्या है? मूवेबल है। और अगर उस रस्सी की मदद से आप अपने को ना क्लियर करो या बांधो नहीं, तो आप क्या हो सकते हो? स्पेस में दरअसल में आप कहीं ना कहीं खो जाओगे। तो इसी वजह से उसका एक सिरा जो है आपको इधर कहीं बांधना पड़ता है और दूसरा सिरा अपने पे बांधना पड़ता है, और फिर आप निकलते हो और कुछ दूर जाते हो। इसको बोलते हैं स्पेस वॉक। हाँ, एलेक्सी लियोनोव, क्या नाम है उसका? तो याद रखना, स्पेस वॉक करने वाली फर्स्ट जो लेडी है वो है एलेक्सी लियोनोव। किस कंट्री से है? रशिया। अब जो चीज मेरे को बतानी थी आपको, वो एकदम सिंपल सी चीज है। अच्छा मुझे बताओ, बंदरगाह किसे कहते हैं? पोर्ट। हाँ, सी पोर्ट किसे कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इधर चलो। जैसे मैं एक पर्सन हूं और मुझे स्पेस में जाना है एक्टिविटी करने के लिए, तो मुझे जाना है 20,000 किलोमीटर की हाइट पर। कहां जाना है? तो मैं अपना क्या चीज लेकर चलूंगा? लॉन्चिंग व्हीकल होगा। मान लो उसी में मैं भी सेट हो गया। अब मैं चला, तो मैं चला और मान लो 380 किलोमीटर की हाइट पे मेरा फ्यूल मेरे को बता रहा है कि खत्म होने वाला है। अब बताओ मैं कहां जाऊं? एग्जैक्टली। तो स्पेस स्टेशन वो साइट होती है जहां ना केवल एस्ट्रोनॉट आके रिसर्च करते हैं,
बल्कि अगर कोई जो है लॉन्चिंग व्हीकल, यदि उस पर फ्यूल वगैरह कभी खत्म हो जाए या किसी एस्ट्रोनॉट को आराम करना है, कुछ समय पे ठहरना है, वो भी इनमें आके आराम कर सकते हैं, इनमें ठहर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्यूल फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो सोचो फिर उनको कहां आना पड़ता। इसलिए इनको स्पेस पैगोडास भी कहते हैं, अंतरिक्ष के बंदरगाह भी कहते हैं। किसको अंतरिक्ष के बंदरगाह कहते हैं? याद रहेगा ये चीज, ये यूपीपीसीएस पे क्वेश्चन है कि स्पेस पैगोडास किसे कहते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बताई कि इनको स्पेस पैगोडास मतलब अंतरिक्ष के बंदरगाह कहते हैं, और यहीं पर आदमी मतलब जो एस्ट्रोनॉट है वो आएंगे, रिसर्च करेंगे, यदि फ्यूल वगैरह खत्म हो गया व्हीकल का तो उसको फिलअप कर सकते हैं, मतलब इसकी भी फैसिलिटी होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात करते हैं, सोच समझकर मेरे को बताना आप। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। जल्दी से बताओ, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है? किस डेट को लॉन्च हुआ था? डेट लिखी है आपने, तैयार है सबको? अच्छा, अब उसके बाद जरा बताइए आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? और फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छे से देख लो। अब आप मुझे बताओ कि अभी ये भास्कर को छोड़ दो, आप वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट और इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में लॉन्च किए गए होंगे? तो आपको कहना है कि 2000 से पहले ही लॉन्च किए गए होंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट किस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और इंडिया का पहला सैटेलाइट किस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था? लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो आप ये लिख लो, वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट एज वेल एज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन LEO, मतलब वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट और इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लियो में लॉन्च किए गए थे, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए गए थे। लिख पा रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूं? मतलब समझ पा रहे हो? लिखाने से ज्यादा समझाने पे भरोसा करता हूं, है ना? इसलिए वो ट्रेडिशनल टीचर्स के जैसे मैं वो लाइन टू लाइन नहीं लिखा पाऊंगा, जिसको मैन टू मैन मार्किंग कहते हैं, समझाने पे ज्यादा फोकस रहता है। ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी। हाँ, दोनों LEO लियो पे दरअसल में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अब मैं आपको हाइट भी बता देता हूं, लेकिन आप इसको रियल इथिकल मत मानना, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बुकों में मेरे को अलग अलग डाटा मिला, इसलिए। ये 750 की हाइट पे था। कौन सा? वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 750 हाइट। ऑब्वियसली सी बात है 2000 से लेस है तो लियो में आएगा, और ये साइड 250 प्लस की हाइट पे था तो ये भी लियो पे आएगा। ऐसा ये चीज 750 750, हाँ किलोमीटर। मिनिमम रेंज कितनी बताई थी मैंने? 150 मिनिमम लियो पे। ठीक है, आगे चलें। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब जो ये चीज है ना, लिखना नोट, इसको बहुत अच्छे से लिख लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कल इस पे परेशान था कि यार ये चीज अगर क्लैरिफाई हो गई तो ही मैं इस चैप्टर को बोलूंगा कि क्लोज करना है। नोट, सबसे पहले आप ये चीज देख लो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ये भी कहते हैं। अब मैं आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता हूं, रामायण कब लॉन्च हुई थी? रामायण जो हमने टीवी में आज अभी देखी, बहुत पुरानी है। कल मेरे को बताना कि रामायण कब लॉन्च हुई थी, ठीक है? याद करो, रेडियो वगैरह भी चल रहे होंगे, तो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, फिर उसके बाद में डिक्स आ गई, फिर उसके बाद में टेलीफोन आ गए, फिर उसके बाद में कॉर्डलेस फोन आ गए। ये सब कम्युनिकेशन के क्या है? सिस्टम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 1987 में, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं, ये कम्युनिकेशन जो है, ये जो टीवी हमारे चले, रेडियो हमारे चले, इस
क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट जो चला है ना, ये सारी चीजें, मतलब जो भी कम्युनिकेशन के सिस्टम थे वो इन सैटेलाइटों की हेल्प से दरअसल में स्टार्ट हुए। अब मेरी बात बड़े आराम से सुनना, ये मेंस की चीज है लेकिन यहाँ प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है बताना आपको। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं वो दो टाइप के नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट दो टाइप के नहीं होते, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की दो सीरीजें हैं, दो सीरीज। पहली कौन सी सीरीज, दूसरी कौन सी सीरीज? अब ध्यान से सुनना, यदि हम बात करें इनसैट की, तो इनसैट कोई एक सैटेलाइट नहीं था, इनसैट की चार सीरीजें थी। इनसैट 1A, इनसैट 2B, इनसैट 3C, इनसैट 4D। मतलब इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट रहे होंगे, तो बता बहुत सारे सैटेलाइट रहे होंगे इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, इनसैट सीरीज। इसी तरह से जीसैट भी एक कोई सैटेलाइट नहीं था, जीसैट 1 था, जीसैट 2 था, जीसैट 3 था, तो ऐसे करके क्या हुई होंगी, बहुत सारी सीरीज हुई होंगी। तो आपसे सीधा से कोई क्वेश्चन पूछे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो याद रखिएगा सीरीज के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली कौन सी सीरीज है, दूसरी कौन सी सीरीज है? ठीक है, अब जरा जल्दी से मेरे को बता दो कि इनसैट सीरीज जो है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1982 से हुई थी, और इनसैट सीरीज यहां आकर क्लोज कर दी गई थी, 2000 में ये क्लोज हो गई थी। और 2000 के बाद से, मतलब 2001 से बताओ कौन सी सीरीज ओके है? ठीक, मतलब आज जो हमारे डीटीएच चल रहे हैं, आज जो हमारी मोबाइल जनरेशन चल रही है, तो बताओ कौन सी मोबाइल जनरेशन चल रही है? जैसे अभी 4G 5G, बताओ ये कौन से सैटेलाइट की हेल्प से चल रही है? सिंपल, आराम से मेंशन कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो सबसे डेंजरस है। एक बार फिर से बता दो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की कितनी सीरीज हैं? दो सीरीज है। सबसे पहली इनसैट सीरीज। इनसैट सीरीज का फुल फॉर्म पता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, ये इनसैट का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब मेरी बात बड़े आराम से सुनना, जो चीज मेरे को आपको बतानी है। कब से इनसैट सीरीज की स्टार्टिंग हुई है? इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी पीएम? तो कॉमनवेल्थ गेम, हिंदी में बोलते हैं शायद उसको राष्ट्रमंडल खेल, तो कॉमनवेल्थ गेम पूरे एशिया में ब्रॉडकास्ट हो सके, इसीलिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम एशिया में ब्रॉडकास्ट हो सके, इसलिए इनसैट सीरीज को बताओ कब हमने लॉन्च किया? 1982 में स्टार्ट किया या लॉन्च किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनसैट सीरीज के कारण ही 1982 से जो टेलीविजन है ना वो कलरफुल हो गए थे। तो बताओ कलरफुल टेलीविजन के लिए कौन सी सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल है? इनसैट। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, 1982 से पहले ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट था, लेकिन जैसे ही इनसैट सीरीज लॉन्च हुई, तो इनसैट सीरीज 1982 से लॉन्च हुई है, तो इसका मेन पर्पस था कि कॉमनवेल्थ गेम की ब्रॉडकास्टिंग एशिया में हो सके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीविजन यहां से कलरफुल हो गए। ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। कौन सा? हाँ 4D। इनके बारे में मीन्स में तो मैं बड़े डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। आपको पता है इनसैट सीरीज का फर्स्ट सैटेलाइट हमने यहां से नहीं छोड़ा था, रशिया से छोड़ा था, और उसने काम ही नहीं किया था। मतलब ये बहुत टिपिकल नॉलेज हो जाएगा, लेकिन अभी इस पे अपन नहीं जाते, बेसिक अभी जो मेन चीज है वो। अब जरा जल्दी से बताओ, आज के समय पे जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे अगर हम बात करें आज के समय हमारे जो डीटीएच हैं, आज की जो मोबाइल जनरेशन है, वो कौन सी सीरीज पे बेस है? जीसैट सीरीज। तो जीसैट सीरीज में जल्दी से बता दो कौन से सैटेलाइट होंगे? जीसैट सैटेलाइट होंगे। ठीक, एक स्टेटमेंट लिखना,
इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हिंदी में बोलेंगे इसको भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह, उपग्रह इज इक्वल्स टू एप्पल, एप्पल। आपके लिए होमवर्क, अभी ही देखो एप्पल का फुल फॉर्म क्या है और एप्पल की लॉन्चिंग कब हुई है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो आप बता रहे हो ये दोनों प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल 19 जून 1981, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। एप्पल का फुल फॉर्म किसी को आ रहा है? एरियन, पैसेंजर, बिल्कुल उसको बिल्कुल लिखो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछते हैं एप्पल में एक ही मीनिंग क्या है, क्योंकि ये लाइन सबको याद हो चुकी है कि इंडिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा, ये सबको पता है, डेट भी सबको पता है कि 1981, इसलिए आजकल थोड़ा सा घुमा रहे हैं। आपसे पूछेंगे एप्पल में ए की मीनिंग क्या है, एप्पल में पी की मीनिंग क्या है, तो इसलिए ये आप लिखो आराम से, एरियल, पैसेंजर, पेलोड, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? लॉन्चिंग, एक्सपेरिमेंट, सही है क्या? लॉन्चिंग फुल फॉर्म खुद ही देख लो भाई नेट पे, मेरे को तो सिर्फ ये शुरुआत में पता है, एरियल, पैसेंजर, पेलोड, बस यहां तक। तो एक्सपेरिमेंट है तो इसलिए हमने एक्सपेरिमेंटल लिखा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे, उसको मार्क कर लेना। एरियन, पैसेंजर, पेलोड, एक्सपेरिमेंटल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, कि बस यही खत्म हो गया? ठीक है, तो याद रखना ये एप्पल जो है वो कैसा सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन तो है, लेकिन कैसा कम्युनिकेशन है? क्या रियल में हमने इससे कम्युनिकेशन किया होगा कि केवल और केवल इसको हमने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट के तौर पर, कि क्या ये कम्युनिकेट करा पाता है कि नहीं करा पाता, बस ये मीनिंग था। अब आप लाइन चेंज करके लिखो रियल वाला, इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज इक्वल्स टू इनसैट। सबसे पहला कम्युनिकेशन रियल में कौन सा है? इनसैट। अब इनसैट में कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसैट 1A जो है वो क्या हो गया था? लॉन्च नहीं हो पाया था, या दरअसल में उसमें फॉल्ट आ गया था। तो इनसैट 1B लिखना आप, लेकिन आप तो पहले लिखो इनसैट 1A लिख लो। प्रायोगिक पहला वाला है एप्पल, उसको हमने एक्सपेरिमेंटल के तौर पर लिया। रियल में कम्युनिकेशन किससे करा रहे थे हम? इनसैट 1A से, लेकिन इनसैट 1A की लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल हो गई, मतलब रियल वाले की लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल हुई। तो फिर रियल में फंक्शन किसने परफॉर्म किया पहली बार? इनसैट 1B ने, ठीक है। हाँ, तो अभी आप सिर्फ इनसैट 1A, इनसैट B बस इस तरह से लिख लो, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। सिर्फ मुझे ये आंसर चाहिए कि इंडिया का रियल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? इनसैट। एक्सपेरिमेंटल कौन सा है? रिमोट सेंसिंग में एक्सपेरिमेंटल में जाऊं तो भास्कर 1। और रियल वाला कौन सा है? IRS। कंफ्यूजन शुरू हो चुका है, अच्छे तरीके से कवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सोचो, तुम्हें इतना कंफ्यूजन लग रहा, मुझे डाटा बनाने में बहुत कंफ्यूजन लगा, ये सारी चीजें। और ये सब चीजें आजकल चल रही हैं, मतलब ये लेटेस्ट ट्रेंड में है। अब आप हेडिंग डालना, जनरेशन ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल, जनरेशन ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल।
आप इस चीज को पहले पढ़ो। अच्छा जरा आप ही फटाफट जरा जल्दी से मार्क कर लो। जब भी हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल की, तो बताओ हमको किन किन के बारे में कवर अप करना है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फटाफट जल्दी से। फर्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, एसएलवी का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल तो नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रहेगा ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बता दो। सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल और फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब इसमें आप खुद ही देख लो कि जब आप एएसएलवी लिख रहे हो तो एएसएलवी का फुल फॉर्म आपको पता है, जब आप पीएसएलवी लिख रहे हो तो पीएसएलवी का आपको फुल फॉर्म पता है, और जब आप जीएसएलवी लिख रहे हो तो जियो सिंक्रोनस, रियल मायने में सिंक्रोनस आएगा। ये आपको आगे मैं बताऊंगा, और दरअसल में ये मीन्स की चीज है। सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब ये भी आएगा लेकिन ज्यादातर ये यूज करते हैं हम, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब हम 80% ये वर्ड यूज करते हैं और 20% ये यूज करते हैं। अब इसके लिए मुझे मीन्स की चीजें अभी बतानी पड़ेंगी, वो कोई मतलब नहीं, उसको रहने दो आप। अब मैं आपको ये इतनी छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि भाई एसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है देख लो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एएसएलवी में जल्दी से बताओ ए की मीनिंग क्या होती है? पीएसएलवी में पोलर, और लास्ट में अगर हम बात करें कि जीएसएलवी में जी का मतलब होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीसीएस ने लास्ट टाइम क्या पूछा है? इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। मतलब ये सब कोई मतलब का नहीं पढ़ने का, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं कि पहला रिमोट सेंसिंग कौन सा है, रियल वाला कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल कौन सा सैटेलाइट था, है ना। ये सब चीजें हम कवर कर रहे हैं और उसने तो खत्म ही कर दिया इसरो का फुल फॉर्म देके। अब जो चीज मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आराम से आपको या समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको बड़े आराम से चीजें क्लियर कराऊंगा। तो मुझे थोड़ी सी, अरे यार इसमें तो पेज ही नहीं है, कहां पर ले लूं जिसमें समझ में आए? मैं यहीं ले लेता हूं, है ना। इसको छोटा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर पे मेंशन कर देंगे। हाँ जल्दी से बता दो पहला लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जितनी चीजें बता रहा हूं ये सब प्रीलिम्स में आपको आएंगी, बहुत काम की। जल्दी से बता दो एसएलवी ये फर्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल है, किसने ड्रॉ किया था? डॉक्टर कलाम ने। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लॉन्च व्हीकल है कि नहीं है? ये लॉन्च व्हीकल है, तो जल्दी से बताओ इसमें कितने चेंबर होंगे? अपन ने कभी पढ़े हैं क्या ये चीज? 4 चेंबर होंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो कितने चेंबर होंगे या कितने इंजन होंगे? 4। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि 4 चेंबर होंगे तो जल्दी से बताओ, ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कराई है, कौन सा प्रोपेलेंट भरेंगे चारों चेंबर में? मतलब ठोस प्रणोदक। ये जितनी पॉइंट लिख रहा है ये सारे क्वेश्चन है, तो सॉलिड प्रोपेलेंट फिलअप करते हैं हम। याद रहेगा ये चीज? अब आ रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एसएलवी यदि लॉन्चिंग व्हीकल है तो बताओ इसके टिप में क्या रखेंगे? बहुत बढ़िया, कौन सा? रिमोट सेंसिंग पीएसएलवी से मैं मदद कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये 3 पॉइंट मेंशन कर लो कि एसएलवी जो है उसको किसने ड्रॉ किया था? डॉक्टर कलाम ने। दूसरा, कितने चेंबर हैं एसएलवी में? 4 चेंबर। और तीसरा, एसएलवी में कौन सा प्रोपेलेंट हम यूज करते हैं? तो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हैं। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो आते हैं इसमें से। बहुत बढ़िया, यही चीज मेरे को क्लियर करानी थी। अब इसको जरा आप अच्छे से देख लो और गलती मत करना, क्योंकि मुझे 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बताने हैं। ये हो गया क्या? पहला क्वेश्चन है एसएलवी को किसने ड्रॉ किया, कितने चेंबर हैं और कौन से प्रोपेलेंट भरा जाता है, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है।
अब वो चीज पे बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट किस डेट को लॉन्च किया? 19 अप्रैल 1975। पक्का बताई थी ये चीज कभी? अब ध्यान से सुनना, 19 अप्रैल 1975 को जब हमने आर्यभट्ट लॉन्च किया है तो इंडिया से लॉन्च किया है कि रशिया से लॉन्च किया है? कहां से लॉन्च किया? रशिया से। ये चीज भी आप पहले ही मेंशन कर लो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आर्यभट्ट नोट करके अलग, मतलब अगला नोट बना लेना आर्यभट्ट। तो इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट ये तो सबको पता है, आप तो मेंशन करो डेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 19 अप्रैल 1975 को इसको क्या किया गया है बेटा जी? लॉन्च किया गया है। अब जो चीज दोनों लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और इसी के बेसिस पे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी लॉन्च व्हीकल की। जब आर्यभट्ट को हमने लॉन्च किया तो हमने इस कंट्री की हेल्प ली थी, याद रहेगा? अब बताओ, रशिया की हेल्प ली थी तो कौन सी स्पेस एजेंसी की हेल्प करेंगे? रॉसकॉस्मॉस। अब आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रसिया से हमने दो चीजें ली थी तब कहीं जाके आर्यभट्ट की लॉन्चिंग हो पाई थी। अब मैं इनको अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं और ये चीजें आपको एकदम सॉलिड याद रखनी है। कौन सा लॉन्च व्हीकल लिया था हमने? कौन सा लॉन्च व्हीकल लिया था? तो वो लॉन्च व्हीकल हमारा नहीं था, किसका लॉन्च व्हीकल था? रशिया का। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इंटर कॉसमॉस 3M। जैसे हमारे इंडिया में PSLV, GSLV, SLV, ASLV होते हैं ना, उसी तरह से अच्छे से देखो रसिया का लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? इसके टिप में रखा था आर्यभट्ट को हमने, और किस डेट को लॉन्च किया? अब जरा जल्दी से बताओ, ये तो ठीक है लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल के टिप में हम क्या रखेंगे? आर्यभट्ट को। तो जिस जगह से लॉन्च करते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? लॉन्च पैड बोलते हैं, हिंदी में बोलते प्रक्षेपण स्थल। तो वो प्रक्षेपण स्थल भी कहां था? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आर्यभट्ट को बनाया गया है बेंगलुरु के पीनिया में। आर्यभट्ट नाम दिया है इंदिरा गांधी ने, याद रहेगा ये चीज। और फिर उस समय इसरो का चेयरमैन है सतीश धवन। तो इसरो का चेयरमैन सतीश धवन ने एक टीम अपॉइंट करी, याद रहेगा ये चीज। उस टीम को में एक मेन सैटेलाइट कौन सा हो गया हमारा फर्स्ट सैटेलाइट? आर्यभट्ट। तो इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिया से कहां आते हैं? रशिया आते हैं। और रशिया में कहां पर आते हैं? यहां आते हैं, लॉन्च पैड आते हैं। और उस लॉन्च पैड का नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, बैकानूर। तो ये बैकानूर जो है ये तो जगह है रशिया में, बैकानूर में दरअसल में ये है लॉन्च पैड। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा लंबा नाम है, मैं आराम से लिख रहा हूं, कापुस्तिन यार लॉन्च पैड। जैसे इंडिया में श्रीहरिकोटा SDSC है ना, जैसे इंडिया में SDSC है, जहां से हम किसको लॉन्च करते हैं? लॉन्चिंग व्हीकल में हम सैटेलाइट को रखकर लॉन्च करते हैं। उसी तरह से अच्छे से देख लो, रशिया में एक जगह है बैकानूर, और बैकानूर में ये है लॉन्च पैड, कापुस्तिलियार लॉन्च पैड। तो बताओ, कापुस्तिलियार लॉन्च पैड में कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था? इंटर कॉसमॉस 3M। उसके टिप में हमने क्या रखा? आर्यभट्ट। और फिर किस डेट को लॉन्च किया? तो मुझे आप सिर्फ ये बताओ, 1975 में क्या हमारे पास में हमारा खुद का लॉन्चिंग व्हीकल था? क्या 1975 में हमारे पास में SDSC था? इसलिए हमको आर्यभट्टा की लॉन्चिंग में बताओ किसकी हेल्प लेनी पड़ी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। लेकिन इसी के बाद, इसी इंसिडेंट के बाद इंडिया ने सोचा कि जब आर्यभट्टा भेजा होगा तो निश्चित रूप में वो वर्किंग कर रहा था। तो इसी इंसिडेंट के बाद इंडिया ने सोचा कि क्यों ना इंडिया भी अपने क्या बनाए?
तो जल्दी से बताओ पहला लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? SLV। तो अब जरा देखो इस इमेज को, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मेरे को बता दो, हम कोई भी जो है SLV क्या होगा, पहले तो ये बता दो, बेसिक बता दो SLV क्या है। कोई आपसे पूछा SLV क्या? लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये हो गया लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल को हम हमेशा कहां से लॉन्च करते हैं? लॉन्च पैड से। तो इंडिया का लॉन्च पैड क्या है? श्रीहरिकोटा में कौन सी चीज? SDSC। तो ये मान लो ये हो गई जगह SDSC, और SDSC में ये रॉकेट जो है ये है SLV। अरे हाँ है ना। इसके टिप में हमेशा क्या रखेंगे हम? सैटेलाइट रखेंगे। ये है वो सैटेलाइट। अच्छे से देख लो कौन सा सैटेलाइट। अब आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। इंडिया में जितने भी साउंडिंग रॉकेट हैं बताओ किस नाम से बनाए जाते हैं? वो रोहिणी 1, जैसे रोहिणी 75, रोहिणी 100, रोहिणी 200। तो इंडिया में जितने भी साउंडिंग रॉकेट होते हैं वो रोहिणी सीरीज के नाम से बनाए जाते हैं। लेकिन आप अच्छे से देखो, यहां पर आपको रोहिणी सीरीज साउंडिंग रॉकेट वाली दिख रही है कि ये सैटेलाइट है? ये सैटेलाइट है, याद रहेगा ये चीज। तो रोहिणी 1 सैटेलाइट है ये। तो बताओ रोहिणी 1 सैटेलाइट को हमने किसके ऊपर रखा, और इसको किस डेट को लॉन्च किया? मतलब 75 में हमारे पास में क्या नहीं था? लॉन्च व्हीकल। और 79 में क्या हो गया हमारे पास में? लॉन्च व्हीकल भी हो गया और लॉन्च पैड भी हो गया, और हमने लॉन्च भी किया। लॉन्च सक्सेसफुल था कि अनसक्सेसफुल? खतरनाक क्वेश्चन। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था जो फॉरेन कंट्री से या फॉरेन लैंड से लॉन्च किया गया? और इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था जो इंडियन लैंड से लॉन्च किया गया? RH71 नहीं, रोहिणी 1। सक्सेसफुल कि अनसक्सेसफुल? तो अब आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना था। एक साल बाद फिर से हमने क्या बनाया, जल्दी से बताओ? SLV बनाया। SLV के टिप में इस बार हमने क्या रखा? किस डेट को लॉन्च किया? तो SLV लॉन्चिंग व्हीकल रोहिणी सेकंड को बड़े आराम से कहां ले गया? स्पेस में, और स्पेस के ऑर्बिट में उसको स्टेबल कर दिया। अब आप बताओ, सबसे खतरनाक चीज मेरे को आपको यह समझानी थी। पहले आप इन स्टेटमेंट को अच्छे से देख लो, उसके बाद नोट करना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें 90% ऑडियंस गलत। इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा था, किसके चेयरमैनशिप में? ये आपको पता है, रहने दो, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जो है जिसका नाम है आर्यभट्टा, जल्दी से बता दो इसको हमने किस लैंड से लॉन्च किया था? फॉरेन। फॉरेन लैंड का मतलब यहां क्या है? फॉरेन लैंड का मतलब ये चीज है, अच्छे से देख लो, ये फॉरेन लैंड का मतलब ये है। ये दरअसल में एरिया जो दिख रहा है ये USSR का है। USSR में कहां का? बैकनूर में कहां का? और कॉस्मोड्रोम में है दरअसल में, नहीं कॉस्मोड्रोम में है दरअसल में ये सेंटर। मतलब जो आपको ये चीज दिख रही है, यहां से सोचो हमने क्या किया था, इंडिया के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था। मतलब यहां पर इंटर कॉस्मोस 3M था। और बताओ ये जगह कौन सी होगी? ये जगह होगी कापुस्तिलियार लॉन्च सेंटर। लेकिन सबसे खतरनाक चीज, मैंने सिर्फ आपको ये चीज बताई, ये चीज बताई, ये चीज नहीं बताई। तो अब आपको एकदम क्लियर रखना है ये चीज कि USSR में कौन सी जगह है, बैकनूर में कौन सी जगह, और कॉस्मोड्रोम में है दरअसल में ये सेंटर। अब ये कजाकिस्तान में है, ये अब दरअसल में कजाकिस्तान में है, लेकिन 1975 में इसको किसने ऑक्युपाई किया हुआ था? रशिया ने। तो आप जरा सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाए। ये पहला वाला आपको पता है, आप ये वाला स्टेटमेंट लिख लो। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरव्यूअर का भी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल, ये सबको याद रहते हैं। ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम फॉरेन लैंड, नाम क्या होगा? आर्यभट्टा। और यहां फॉरेन लैंड का मतलब क्या है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले USSR, USSR में कौन सी चीज? बैकनूर। बैकनूर में कौन सी? कॉस्मोड्रोम। और कॉस्मोड्रोम में कौन सा सेंटर था? नहीं, ये तो कॉस्मोड्रोम अब कजाकिस्तान में है,
कापुस्तिनयार। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे इंडिया में एसडीएससी है, वैसे ही बताओ रशिया में कौन सा लॉन्च पैड है। तो आप यदि ये बोल रहे हो बैकानूर तो आप गलत बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कॉस्मोड्रोम तो आप गलत बोल रहे हो, आपको ये बोलना है। याद रहेगा। तो एसडीएससी किससे सिमिलैरिटी शो करता है? बिल्कुल। हाँ, उससे अलग हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? कल ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज।